नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुची चौधरी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी। आप दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मतलब एकदम से ही संयोगवश राजनीति में आई, गृहस्थ जीवन था आपका और एकदम से ही राजनीति में आना हुआ, कैसे देखती हैं? जी, मेरा जब 2017 में मुझे प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बताया था तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं एक बहुत साधारण सी महिला थी, अपने घर परिवार को संभाल रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरी 9 महीने की बेटी मेरे साथ थी और 4 साल का मेरा बेटा था। 2017 में हमारे बिजनौर में एक दुर्घटना हुई थी, पेदा कांड, जिसमें जानबूझकर मेरे पति को, श्री ऐश्वर्या मौसम चौधरी को, उसमें फंसा दिया गया था, जबकि अभी तक भी उसमें कोई FIR में नाम नहीं था या जिनके साथ वो दुर्घटना हुई थी उन्होंने किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया था। उसके बावजूद भी सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि उस वक्त सपा की सरकार थी, तो एक कहीं ना कहीं ये भी नज़रिया था कि मौसम जी ने समाज के बीच में रहकर पहले से ही नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेके काम किया था, तो कहीं ना कहीं ये पहले से माना जा रहा था कि उनको टिकट भाजपा से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विरोधियों में या दूसरी जो भी प्रत्याशी थे उनमें एक डर था कि अगर ये लोग आए तो मौसम जी युवा चेहरा है और एक उत्साह है और जोश से वो काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक ख़त्म हो जाएगी। तो उसके तहत उनको इन्वॉल्व कर उसमें फंसा दिया गया। तो उसके बाद मुझे, उनके पत्नी के तौर पर मुझे टिकट दिया गया था। आपने बात की पेदा कांड की, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पेदा कांड, तत्कालीन विधायक थी रुचि वीरा, वर्तमान में बसपा से प्रत्याशी हैं, अब भी वो कह रही हैं कि मैं जालिमों से बदला लूंगी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये उनकी मानसिकता है, ये उनका एक बौद्धिक स्तर शो करता है कि वो क्या सोचती हैं समाज के लिए। वोटों की राजनीति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, राजनीति में जिस भाईचारे की बात को कह के वो चल रही हैं और वो कह के चल रही हैं कि साहब जालिम हैं, तो उन्हें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समस्त तथ्यों को देखकर मेरा केस वापस हुआ, बेल हुई और मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिजनौर द्वारा केस वापस होने के बाद एक्विटल दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाना मुझ पर ही नहीं, वो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पे भी लगा रही हैं। पिछले 5 सालों को आप कैसे देखती हैं, साधारण से असाधारण, एक गृहस्थ महिला से क्षेत्र की विधायक? जी, अगर देखा जाए तो ये पूरे 5 साल हमारे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहे, क्योंकि जब मौसम जी जेल में थे, मैंने जैसे अभी बताया है कि छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, उसके बाद जनता का पूरा आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बनी, एक वो जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। दूसरा, एक तनावपूर्ण एक माहौल बना हुआ था, क्योंकि बिना किसी वजह से मेरे पति जेल में थे। तो वही आशीर्वाद और वही विश्वास मुझे एक हिम्मत देता रहा और हम लोगों ने वो लड़ाई भी लड़ी है। और क्षेत्र के विकास में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड तोड़ विकास इस बार मेरी विधानसभा में किया गया है। उसके बावजूद भी जब 2 साल हमारे कोरोना में भी कहीं ना कहीं अटके हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सबसे बढ़िया, जो आप मतलब अगर कहें कि सबसे बढ़िया 2 काम, कोई 2 काम बताइए जो बढ़िया लगे। देखिए, माननीय विधायक सुची चौधरी के जो सबसे बड़े 2 काम हैं वो मानवता को बचाने के हैं। देवलगढ़ एक ऐसा हमारी विधानसभा का गांव है जहां प्रतिवर्ष कोई ना कोई नाव पलटती थी और किसी ना किसी की जान जाती थी, और अब तक ये बताया जा रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है और आज तक कई विधायक बने, सांसद बने और उस खादर क्षेत्र के नाम पे वोट लिए और लेने के बाद उधर पलट के नहीं देखा। वहाँ हर वर्ष उन लोगों की मांग होती थी कि यहाँ पुल बनवा दो। माननीय विधायक के कार्यकाल में भी एक घटना घटी। आप उस टाइम मेरी मुकदमे की पैरवी के लिए इलाहाबाद में थी। जैसे ही आपको पता लगा कि वहाँ एक हृदय विदारक घटना घट चुकी है, 7 महिला और टोटल 10 लोगों की वहाँ जान गई थी, तो आप तुरंत अपना राजधर्म अपनाते हुए अपनी विधानसभा के उस क्षेत्र में पहुँची। लोगों में आक्रोश भी था, वहाँ भीड़ में आप भी थी। आपने वहाँ डट के सबको संभाला। भीड़ इनके साथ भी घटना घट सकती थी, बड़ी आक्रोशित भीड़ थी। आपने उस परिस्थितियों में भी खड़ा रहना समझदारी के साथ खड़ी रही और सबको संभाला, जो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। फिर वहाँ वचन दिया माँ गंगा को साक्षी मान के कि यहाँ पर हम देवलगढ़ में पुल बनवाएंगे
और कोई घटना अब दोबारा नहीं होगी। जनप्रतिनिधि का पहला फर्ज है कि समस्याओं का निवारण करना। छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल पुराना, उस पर हर बार किसी न किसी माँ की कोख सुनी होती है। वहाँ पर जाके मौन धारण कर लेना उस परिवार में या बस संतावना दे देना ही जनप्रतिनिधि का कार्य नहीं है। अगर समस्या ही नहीं रहेगी तो हमें मौन धारण करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपने छाछड़ी मोड़ का पुल भी बनवा दिया है, उसका चौड़ीकरण हो रहा है जो कि 200 साल पुराना है। डेबलगढ़ का पुल जब से पैंटून पुल बना है, खादर क्षेत्र के लोगों में बड़ी राहत है। तो ये दो विशेष ये बड़े काम हैं, और इससे भी एक बड़ा काम है मेडिकल कॉलेज। मैं जानना चाहूँगा, एयरलिफ्ट एक पिक्चर बनी थी, एयरलिफ्ट 2.0 आपने किया, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैंने कोई पिक्चर की भूमिका में जाके सेवा नहीं की। हमारा कर्तव्य है राजनीति में नर सेवा नारायण सेवा। जब वो लोग पीड़ित परिवार यहाँ पर आए, माननीय विधायक मेरे साथ बैठी हुई थी, वो महिलाएं रो रही थी, तो आपने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत एक बात कही कि मैंने वो पीड़ा सही है कि आप कैसे भी करके इनके बच्चों को बचा के लाओ। वो कारगिल से 200 किलोमीटर ऊपर पदूम सिटी में थे, तो एकाएक वहीं पर मैंने निर्णय लिया, अपने मंडल अध्यक्ष ललित जी को, राजीव राजपूत जी को, मनोज जी को बुलाया। वो लोग एकदम से आ गए अचानक, और उनके 1-2-3 जोड़ी कपड़े थे। हमने तुरंत वहाँ से निकले दिल्ली के लिए, एयर टिकट बुक करी लेह लद्दाख के लिए। इसी बीच में हम लोग सर्च करते रहे कि ऐसी टीम हमें मिल जाए जो उन्हें कारगिल से नीचे उतार लाए। फिर हमें एक मित्र है हमारे यहाँ सिविल लाइन में, प्रतीक जैन, वो टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं। उनके द्वारा हमें दिल्ली में कॉन्टैक्ट मिला। फिर उन्होंने हमारी मदद की, वहाँ से बस भेज के उन मज़दूरों को 200 किलोमीटर नीचे लेह उतार के लाए। वहाँ पर हम जैसे ही वो मुझसे मिले तो वो फपक के रो पड़े। उनके चेहरों पे से खाल सी छिल रही थी, उतर रही थी, होठ सूख रहे थे। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लेह में ही कम है, और वो लेह से तो 400 किलोमीटर ऊपर थे, क्योंकि लेह से 300 किलोमीटर ऊपर तो कारगिल ही है, और कारगिल से भी वो 150-200 किलोमीटर ऊपर। इस तरीके का वातावरण वहाँ था। तो जब वो लोग लेह मिले तो हमने तुरंत उन्हें का कोरोना टेस्ट वहीं पर कराया। उस वक्त कोरोना चल रहा था। फिर हमने उनकी सारी टिकटें बुक करी, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा शरीर में बची नहीं थी जान। तुरंत उन्हें हम 2 शिफ्टों में लेके आए, क्योंकि टिकट भी सारी नहीं मिल रही थी 27 एक साथ एक फ़्लाइट की। एक फ़्लाइट तो एक दिन कैंसिल भी हो गई थी। फिर अगले दिन वेट करना पड़ा हमें 17 मज़दूरों के लिए। फिर उन्हें लेके हम दिल्ली आए। दिल्ली से बस से लेके उनके गांव में हम 48 आवर्स में पहुंच गए। ये कार्य किया हमने अपने आत्मिक बल के लिए। यहाँ अगर हम आंखें बनवा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। ये कार्य हम विधायक बनने से पहले से भी कर रहे थे। जब विधायक नहीं थे तो गाँव धर्मनगरी है, जहाँ की पूर्व विधायिका रुचि वीरा जी हैं, वहाँ के गरीब बच्चे हैं, वहाँ पर उन्हें गोद लेके उनकी शिक्षा पूर्ण कराई। और अब से पहले जितने विधायक रहे हैं, रानी रुचि वीरा जी रही हैं, सत्यवीर सिंह रहे हैं, चंद्रावती जी रही हैं, कई विधायक रहे हैं, राजा गजम्फर अली रहे हैं। तो किसी ने भी ये चिंता नहीं करी कि इस क्षेत्र में सरकारी कॉलेज बने, सरकारी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने, अर्ध सरकारी बनाए, अपनी जेब भरी, गरीब के बच्चे से फ़ीस लेके उसे पढ़ाया गया, मोटी फ़ीस लेके, पर ये नहीं सोचा कि उसे हम मुफ्त शिक्षा भी कुछ लोगों को दे दें। उस दृष्टि से भी माननीय विधायक सुची चौधरी ने अपने ही क्षेत्र में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अब अगला इनका जनता इन्हें कामयाब बनाती है, जिताती है, विधायक बनाती है, तो अगला इनका जो मिशन है वो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। मीरापुर बांगर में ही इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के पास, और विदुरकुटी में यूनिवर्सिटी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, दलित समाज के लिए को कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे पहले कानून मंत्री थे, और उन्होंने समाज में से जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास किया है। और शिक्षा ही एक ऐसा गहना है जो व्यक्ति को संवारता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिजनौर विधानसभा में काफ़ी कार्य होने की एक आशा भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ माननीय विधायक से, और होने भी चाहिए, आवश्यकता है इसकी। तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास करेंगी, यही जनता के लिए सबसे बड़ा एक अहम कार्य होगा। जब हम क्षेत्रों में गए तो एक समस्या बड़ी सामने आई कि छुट्टा पशुओं की बहुत समस्या है। लोग कह रहे थे कि जब से जो इलीगल बूचड़ खाने थे, जब से वो बंद हुए स्लॉटर हाउस, तो जो पशु हैं वो आ जाते हैं क्षेत्रों में, तो फिर उसका क्या हल होना चाहिए? नहीं, उसका हल काफ़ी गौशाला बन के तैयार भी हैं, और ब्लॉक स्तर पे भी गौशाला के लिए ज़मीनें उनको बोला गया है कि ज़मीनें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वहाँ गौशालाओं का जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो। ग्राम स्तर पे भी अब हर न्याय पंचायत स्तर पे गौशाला बनेगी। उन गौशालाओं में उन छोटा पशु को रखा जाएगा।
और कहीं ना कहीं इस पे जब उन गौशालाओं में रखेंगे, जो रिसर्च हम लोगों ने पहले करी है गाय पे, कि गाय के मूत्र में एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मतलब मेडिसिन है जो कि कैंसर जैसी बीमारियों में भी काम आता है। गाय के गोबर को भी ये कहा जाता है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। घरों में लेपन करते थे, और आप तो देख रहे होंगे, मैंने तो अमेज़ोन पे देखा है कि वहाँ पर अमेज़ोन पे 200 रुपये का एक गाय का जो उपला होता है वो अमेज़ोन पे बिक रहा है, उपला। और हमारे गांव में चले जाओ तो वो उठा के ऐसे ही दे देते हैं, 1 रुपये का 2 रुपये की कॉस्ट है, और अमेज़ोन पे 300 रुपये। ऐसी मैंने शुगर कैंडी देखी है। मैं जब मुखर्जी नगर में पढ़ता था, लॉ की तैयारी कर रहा था अपनी PCSG की, तो वहाँ एक दिन मैं जूस वाले की दुकान पे खड़ा हुआ, तो गन्ने के जूस का था, तो मैंने उस पर रेट पड़ा 70 रुपये का एक गिलास। मैंने कहा बड़ा कॉस्टली है। फिर वो एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ काट रहा था वो गन्ने की पोरी को, वो बोला जी, मैंने कहा ये क्या है? बोला ये शुगर कैंडी है। मुझे थोड़ा हंसी भी आई कि हम लोग गांव में पेंडे काटते हैं, गन्ना बोते हैं, और हम किसी को भी गन्ना उठा के दे देते हैं, और ये शुगर कैंडी 50 रुपये की प्लेट, वो भी एक पोरी काट के दे रहा है। तो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जब शुगर कैंडी 50 रुपये की प्लेट है और अमेज़ोन पे उपला 300 रुपये का एक बिक रहा है, अब के मुझे उम्मीद है कि ये न्याय पंचायत स्तर पे जब गौशालाएँ बनेंगी तो वहाँ पर हम भी, उस गांव के लोग भी, आपने देखा होगा आनंद मिलियन यूनियन लिमिटेड, जिसे हम अमूल कहते हैं, गांव वालों को जोड़ के अमूल की स्थापना हुई। ऐसे ही गौशालाओं पे अगर हम वहाँ निर्माण कर लेंगे ग्राम पंचायत स्तर पे, वहाँ पर गोबर के कंडे हुए या गोबर इकट्ठा करके उसे भी बेचा जाएगा, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी बेचा जाएगा, किसानों को कम रेट पे दिया जाएगा, तो उससे हमारी ज़मीनों की जो उपज है वो भी सुधरेगी, और कहीं ना कहीं सस्ते दाम पे किसानों को खाद भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो नौजवान है गांव का, वो क्रिएटिव माइंड का है, जब अमेज़ोन पे वो प्ले बेच सकते हैं तो गांव का नौजवान भी कुछ ना कुछ ऐसा करके चमत्कार दिखा सकता है। और इस चमत्कार की आवश्यकता इस देश में है, और चमत्कार ही इस देश में सबसे ज़्यादा नौजवान करके दिखाते हैं, नए नए आविष्कार करके। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे, नारियल कांड बड़ा फेमस हुआ, लल्लन टॉप ने भी कवर किया, क्या था वो? वहाँ सिंचाई विभाग के द्वारा एक सड़क बनाई जा रही थी, जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी उधर के क्षेत्रवासियों की, और लगभग दिन का वहाँ 5 से 6 हज़ार का लोगों का आना जाना था। बहुत लंबे समय से उसकी मांग थी, हम लोगों ने उसको बनवाई। तब तक कार्य शुरू ही हुआ था, हम लोग वहाँ पे पहुँचे उसके शुभारंभ के लिए। वो लगभग 7.5 किलोमीटर की बनी थी, और उस टाइम पे वो 700 मीटर बन के जो तैयार हुई थी। हम उसके शुभारंभ के लिए हम लोग वहाँ गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ अधिकारियों ने हमें दूसरी जगह बोला कि आप यहाँ पे नारियल फोड़ के इसका शुभारंभ कर दीजिए। हमें गांव वालों ने कोई वहाँ ऐसा कुछ बताया भी नहीं था कि सड़क में वो लोग अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही है, और हम लोगों का भी ये रहा है कि अगर हम कोई काम करवा रहे हैं तो वो पूरे मानक के अनुरूप हो, ताकि लगे कि हाँ विकास कार्य किए गए हैं। तो जब उन्होंने मना किया तो हम लोगों का एक बना कि जब हम जिस सड़क के लिए हम लोग आए हैं, हम उसी सड़क पे हम लोग शुभारंभ करें। तो जैसे ही हमने नारियल उस पर तोड़ा तो एकदम से कुछ बजरियाँ उस पर उखड़ी। तो अब जाहिर सी बात है कि नारियल में इतना नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मानक के अनुरूप उस पर काम किए जाते हैं, और बजरियाँ उसके मतलब 2 दिन उसको हो गया था बने हुए, उसके बावजूद बजरियाँ उखड़ रही हैं। फिर हम लोगों ने उसको हल्का सा फावले से ही लगा के देखा तो बजरियाँ तितर बितर एकदम से हो गई। तो हमने उस कार्य को वहीं के वहीं रुकवाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस पर हम लोगों ने जांच के लिए भी भेजा, और अधिकारियों को उस सड़क को वहाँ रुकवा दिया गया, क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो वो बहुत मानक के अनुरूप और इस लेवल पे बनेगी कि वहाँ लोगों को जिस डिमांड के साथ वो लोग चाह रहे थे कि वो सड़क बने, वो उस पर उतनी ही सफलतापूर्वक उस पर चल सके। कोविड काल को किस तरह से देखते हैं? कोविड काल में मैंने देखा कि आपने कई सारे जो गांव थे उनमें सैनिटाइजर्स बांटे थे और तमाम आपने काम किए थे, कैसे देखते हैं उस समय? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारा इस विधायक बनने से पहले भी उद्देश्य नरसेवा नारायण सेवा का था। कोविड काल में भी जब इंसानियत बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, परेशान थे लोग, तो सरकार की सहभागिता में अपनी सहभागिता देने के लिए हमने हर गांव को सैनिटाइज अपने स्तर से भी कराया। जो माननीय विधायक जी का वेतन है, उस वेतन को 1 साल के वेतन को उसी
में कोरोना काल में किटें बांटने में निकाल दिया पूरा। उस किटों में हमने आटा रखा 10 किलो, 5 किलो चावल रखे, 1 किलो दाल रखी, टाटा की चाय पत्ती रखी, हल्दी मिर्च मसाले रखे MDH के, चीनी रखी, सरसों का तेल रखा, तो माचिस रखी, साबुन रखे नहाने के धोने के बर्तनों के, जो ज़रूरत का सामान होता है उस तरीके से एक किट बना के दी गई। खाली ये नहीं कि खाली आटा दिया है साहब, आटा अकेला कैसे खाएगा गरीब आदमी, चावल ही दिया है साहब। कई लोगों ने ऐसे भी फ़ोटो खिंचवाए, पर मुझे अफसोस इस बात का होता है और मेरा दिल भी दुखता है ये सोच के कि राजनीति ऐसे अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। पूर्व विधायिका रुचि वीरा जी ने, जिनका 5000 बीघे का जंगल बताते हैं कि उनकी बड़ी स्टेट है, उन्होंने किसी भी दलित की झोली में 1 किलो आटा नहीं डाला, किसी भी दलित की बेटी की शादी नहीं कराई। आज वो दलितों के वोट बैंक की राजनीति करना चाह रही हैं। कोरोना काल में उन्होंने सब दलितों को बेसहारा छोड़ दिया, जबकि वो आंवला सीट से बसपा की टिकट पे लड़ी थी चुनाव, लोकसभा का हार गई थी। इससे पूर्व विधानसभा माननीय विधायक सुची चौधरी से हारी। तो विषय उन्होंने एक इस कोरोना काल में ये दिखाया अपने आप को। एक दिन वो रसोई में जाती हैं और जमातियों के लिए सिवई बनाती हैं और उसका फ़ोटो अखबार में छपवाती हैं। तो इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए हूँ। जबकि कोरोना काल में हमारे यहाँ दलित भी आए, मुस्लिम भी आए, मुस्लिम हॉकर हैं जो अखबार बांटते हैं, हमने वहाँ पर जाके रोडवेज़ पे उन्हें किटें दी। तमाम मुस्लिम बहनें आई जो कि यहाँ आके किटें लेके जाती थी। तमाम रिक्शा वाले, जो अधिकांश रिक्शा वाले बिजनौर नगर में मुस्लिम हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो आए। उस टाइम भी हमने उन्हें किट दी। देखिए, हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म में जो विश्वास रखता है, सनातन धर्म एक ही बात सिखाता है कि कल्याण सृष्टि का हो, कल्याण समाज का हो, कल्याण इंसानियत का हो। पिछला चुनाव आपके पति जेल में थे, इस चुनाव आपके साथ हैं, प्रचार किया, कैसा लगता है? इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि जो आशीर्वाद तब मुझे सबने दिया था, इस बार मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम जी ने, हम लोगों ने मिलकर ज़मीन पर रहकर हम लोगों ने काम किया था। क्योंकि जब पैरवी में मुझे समय लगा था तो मैं समाज में या गांव में या प्रोग्रामों में नहीं जा पाई थी, जो कि एक जनता की एक सोच होती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आए। उन चीज़ों को उन्होंने समझा भी था। उसके बाद जैसे ही मौसम जी जेल से बाहर निकले तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि इस बार अब हम पहले घर तभी जाएंगे जब हम सबका आशीर्वाद एक बार धन्यवाद दे देंगे, जो उन्होंने आशीर्वाद हम लोगों पर दिया था। उसी के तहत हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कैसे कहाँ रुकें। तो हम लोग गंज में आश्रम है हमारे पूर्वजों का, तो हम लोग वहाँ रुके और हम लोगों ने वहाँ से गंज से शुरुआत की थी कि हम सबका गांव-गांव जाएं, सबका धन्यवाद बोलें और उन लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याएं जानें और जो भी हमसे संभव हो सके हम उस पर काम करें। हम लोगों ने शुरू ही किया था तो कोरोना काल आ गया। वो सभी के लिए था, ऐसा नहीं था कि हमारे जनपद में या प्रदेश में, पूरे विश्व में ये बीमारी आई थी। तो उन चीज़ों को भी सबने समझा और जैसा कि अभी मौसम जी ने बताया, हम लोगों ने ज़मीन पर रहकर, उस वक्त भी हमें 2 बार कोरोना हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश की है कि गांव-गांव को सैनिटाइज हम लोग करवाएं। जो भी ज़रूरतमंद तक हमारे पास तक फ़ोन आते थे, हमने कई बारी कार्यालय से राशन भिजवाया है। जो मज़दूर आते थे वापस लौट रहे थे, उनको हमने खुद से रोटियाँ सेक कर, क्योंकि वो हर जगह कहते थे कि हर जगह हमको चावल खाने को मिल रहे हैं, हम लोग थक चुके हैं, तो हमने रोटियां उनको सेक के खिलाई हैं। उसके बाद जो भी उनको ज़रूरत थी, जैसे चप्पलों की, हम लोगों ने वो भी मंगवा के उन्हें दी है। या जो भी हमारे क्षेत्र के मज़दूरों का हमें पता चलता था कि वो कहीं बाहर फंसे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलवा के यहाँ बुलवाया है। और नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से ही हम लोगों ने आँखों का इलाज करवाया है, जो कि कोरोना काल के समय पर रुक गया था। हम लोगों ने 5000 लोगों का संकल्प लिया था, वो 2500 हम लोग बनवा चुके हैं। फिर कोरोना के टाइम पे ही डॉक्टर्स ने मना किया कि अभी इन पेशेंट्स को आप मत भेजो। उसके बाद देखा जाए तो सर्दियों में जो सरकार के द्वारा कंबल वितरण होते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं योगदान दिया। हम लोगों ने भी ज़रूरतमंदों तक कंबल पहुंचाए हैं। महिलाएं जैसे आती थी यहाँ पर मौसम जी के हाथ पे, आप कभी देखें रक्षाबंधन पे आकर पूरा हाथ राखियों से भर जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया था कि धर्मनगरी की बेटियों को गोद में पढ़ाया उन्होंने, तो वो 13 बच्चियाँ थी जिनको हमने पढ़ाया था।
तो वो लोग भी सब आते हैं, उनकी भी जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कुछ ज़्यादा नया कर रहे हैं या क्या, लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद उन लोगों ने हमें दिया था उसी के तहत हम लोगों ने ये सोच के साथ काम किया है कि कम से कम कुछ, क्योंकि वो दुख का समय ऐसा था कि जहाँ कहीं ना कहीं सब लोग साथ छोड़ते हैं, और सब लोगों ने हम पे आशीर्वाद बना के रखा, हम पे अपना आशीर्वाद दिया और हमारी उन परिस्थितियों को समझा है। तो उसी के तहत अब मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव से और ज़्यादा, क्योंकि अब सब लोग समझ भी रहे हैं। उस वक्त मैं अकेली थी, पहला अनुभव था, और अनुभव भी ऐसा था कि मतलब एक होता है कि इच्छा होती है तो वो पहला अनुभव लेता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई शौक भी नहीं था, ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था राजनीति में आने का। तो सब लोगों ने वो चीज़ें भी समझी हैं और अब सब लोगों को दिख भी रहा है कि अब हम दोनों साथ में हैं, तो निश्चित तौर पर अब हमें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग उनके बीच में रहकर सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री जी को बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है। विपक्ष के प्रत्याशी हैं, उनसे जब ये कहा गया कि तमाम इनकाउंटर्स हुए और जो अपराधी थे उन्हें मारा गया, उन्होंने कहा कि निर्दोषों के इनकाउंटर्स हुए हैं। नहीं, इस पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि सीएए का जो निर्णय लिया गया था, तो बिजनौर में भी दंगे जैसे हालात हुए थे। तो जो भी विपक्ष के आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो उनसे यही सवाल है कि उस वक्त ये जवाब कहाँ गया था जब उन लोगों ने, उस वर्ग विशेष ने उन्हीं के क्लिनिक के शीशे तोड़े थे। तो वो तब भाईचारा कहाँ गया था, या तब ये चीज़ें कहाँ गई थी? कहीं ना कहीं तो वो खुद भुक्तभोगी हैं, उसके बावजूद वो आज भाईचारे की बात करते हैं। जबकि मैं खुद फिर वही चीज़ आ जाएगी राजनीति पे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये बातें याद आती हैं। अगर राजनीति या भाईचारे की उन्हें इतनी याद थी, तो कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स की थी। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कितने दिन उस कोरोना काल में अपने क्लिनिक पे समय से बैठकर लोगों का इलाज किया है, या फिर कितने ऐसे लोगों को उन्होंने मतलब बिना फीस के उन्होंने अपने इलाज किया हो, क्योंकि उस वक्त सभी गरीब मजदूर आ रहे थे। तो वो खुद भुक्तभोगी है और आज उन्हें भाईचारा याद आ रहा है, सिर्फ एक वोट बैंक की वो राजनीति कर रहे हैं। अपनी टक्कर किससे देख रही हैं आप यहाँ पर? नहीं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, हम लोगों ने काम किया है, ज़मीनी स्तर पे काम किया है। मैं उसी के साथ जोड़ के मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मंडी में शौचालय अभी तक नहीं था, बहुत लंबे समय से उसकी मांगे आ रही थी। व्यापारी वर्ग पूरा परेशान था, क्योंकि कहाँ दिन में ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने वो काम भी करके दिखाया है, वो काम भी किया है। सीएए में भी जितनी भी तोड़फोड़ हुई थी, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम सरकार से अलग, उनका मौसम जी ने उनकी जो भी बाइकें टूटी थी या जिनके क्लिनिकों के शीशे टूटे थे, तो उनके भी सही करवाने का, और जो भी ठेले वाले थे उनका जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। तो उन चीज़ों को भी जनता कहीं ना कहीं देखती है और उनको मानेगी, क्योंकि इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने अपने स्तर पर रहकर समाज सेवा नहीं की है। तो हम नहीं मानते कि हमारी किसी से भी टक्कर है, जिसकी भी होगी वो हम ही से होगी। आज प्रचार का आखिरी दिन था, शक्ति प्रदर्शन हुआ, रोड शो हुआ, कैसे देखते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग डोर टू डोर निकले थे प्रचार के लिए। पहले हमने परमिशन ली थी, रामलीला ग्राउंड में सभा की। हमने वहाँ सभा को संबोधित करके समापन की घोषणा की, और जब डोर टू डोर निकले तो देखा कि लोगों का एक जत्था बड़ी हजारों की संख्या में पीछे पीछे जुड़ता चला गया और काफिला बनता चला गया। और ये काफिला नहीं था आज तो ये सुनामी थी, और इस सुनामी में छोटे मोटे सब बह गए हैं। अब तो 14 तारीख को है कमल खिलेगा। विधानसभा की जनता को कोई संदेश जो आप देना चाहें? मेरा संदेश सिर्फ यही है कि वो एकजुट होकर वोट करें और सही गलत का निर्णय लेते हुए काम करें, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने पूर्व में राजा रानियों भी देखे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है सभी से कि जो उनके बीच में रह के जिसने काम किया, गलती निश्चित तौर पे सबसे होती है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग उनके बीच में रहें। मेरे साथ जो भी स्थिति परिस्थितियाँ रही हैं वो मैंने बताई हैं। तो मेरा तो सबसे यही अपील है कि सब लोग एकजुट होकर और सही निर्णय लें, क्योंकि जो स्थिति हम बड़ी बड़ी बातें अब बड़े दूसरे जगहों की बातें कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को पैदा नहीं भूलना चाहिए। और कहीं ना कहीं स्थितियां जो पिछली सरकारों की रही हैं भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी की, तो उसको देखते हुए आने वाले भविष्य के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। और भविष्य के साथ, और सबसे बड़ी बात, बहू बेटियों के मान सम्मान और हमारी संस्कृति के लिए हमें सोचना चाहिए। तो बस मेरा यही विनम्र निवेदन पूरी जनता से है कि वो आने वाली 14 तारीख को ज़रूर कमल के फूल पर वोट करें।
ज़रूर योगी जी की सरकार बनाने में एक योगदान अपना दें। तो ये सुना आपने बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुची मौसम चौधरी और उनके पति एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी को। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।